स्वागत है मित्रों। क्या आप जानते हैं कि जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनमें से लगभग 40% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये मैं आपको आज की स्थिति बता रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे मदद मिलती है चैनल को, और साथ ही वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में अपने विचार बताएंगे। तो ये जो आपकी भागीदारी है ये न सिर्फ चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में भी सहायक होगी। खैर, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बताइएगा कमेंट्स में कि आप ये कहानी सुन कहाँ से रहे हैं। आज हम एक नई कहानी शुरू कर रहे हैं। आपको कहानी का नाम यानी थंबनेल जो है वो थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग पता लगा होगा। अब से हम ऐसे ही करेंगे, ये शब्बीर भाई की सलाह पर ही कर रहा हूँ मैं। और मुझे भी लगा कि हाँ, हमें ज़रूरी थोड़ी है कि उसी नाम से कहानी प्रेषित की जाए, पब्लिश की जाए। इस बारी मैं कहानी का नाम बता रहा हूँ पहले। आगे से हर बार कहानी का जो असली नाम होगा वो मैं एंड में बताऊंगा, और मेरे नाम से, मेरे बताए नाम से कहानी चला करेगी। इतना तो हक बनता है। खैर, तो आज हम शुरू कर रहे हैं देवराज चौहान सीरीज की ऊंची छलांग। शुरू करते हैं। देवराज चौहान ने तेजी से एक एक ब्रेक दबाते हुए मोड़ काटा तो रात के अंधेरे में कार के पहियों के रगड़ खाने की तीव्र आवाज गूंज उठी। उसके बाद कार पुनः सीधी सड़क पर रफ्तार से दौड़ने लगी। स्ट्रीट लाइट में कार चमक रही थी। रात के 11 बज रहे थे। देवराज चौहान के होठों के बीच सिगरेट फंसी हुई थी, जो कभी कभार उंगलियों में भी आ फंसती। आंखों में चुस्ती और सतर्कता नजर आ रही थी, परंतु चेहरे पर थकान के निशान भी थे। 8 घंटों में सफर तय करके वो रात शहर में पहुंचा था। ना चाहते हुए भी थापर के कहने पर यह काम हाथ में लेना पड़ा था। थापर के किसी पहचान वाले की लड़की इस शहर के स्टार होटल में ठहरी हुई थी, और पक्की खबर थी कि उसका अपहरण होने वाला था, और देवराज चौहान को उसका अपहरण होने से बचाना था। मामला क्या है, बात क्या है, इस बारे में देवराज चौहान को कुछ भी मालूम नहीं था। यहाँ तक कि उसने ना तो कभी उस लड़की को देखा था, ना ही उसकी तस्वीर उसके पास थी। सिर्फ उस लड़की का हुलिया ही बताया गया था उसे। उम्र 28 साल, कद लंबा, खूबसूरत, कंधों तक झूलते बाल, कानों में हर वक्त टॉप्स डालने की आदत, अक्सर सलवार कमीज पहनकर रखना पसंद करती है, होटल का रूम नंबर 104। इस तरह की युवती को तलाश कर पाना आसान काम नहीं था, क्योंकि हुलिया 10 में से 8 युवतियों का ऐसा ही होता है। लेकिन होटल के रूम नंबर 104 और उसका नाम दिव्या के सहारे उसे पहचाना जा सकता था। होटल के पार्किंग में देवराज चौहान ने कार पार्क की और उतरकर मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गया, परंतु चंद कदम बढ़ाने के बाद ही ठिठक गया। उसने एक युवती को होटल के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचते देखा। वो भीतर प्रवेश करने जा रही थी। उसने भी कमीज सलवार डाल रखा था और कद भी लंबा था। उम्र 25-30 के बीच थी, और कानों से चिपके टॉप्स तीव्र रोशनी में हीरों की भांति चमक रहे थे। संवरे हुए खुले बाल झूलते हुए कंधों से टकरा रहे थे। देवराज चौहान को लगा कि यही वो युवती है जिसकी खातिर वो यहाँ आया है। देवराज चौहान की सोचें इससे आगे न बढ़ सकी, क्योंकि तभी उसके देखते ही देखते पासी के अंधेरे और ओट में से 3 आदमी निकलकर उस पर झपट पड़े। एक ने उसके मुंह पर हाथ रखा कि वह चीख न सके। दूसरे ने उसे कमर से थामा और कंधे पर डाल लिया। तीसरे ने चाकू निकालकर हाथ में ले लिया, ताकि जो 2-4 लोग वो ये सब देख रहे थे वो हीरो बनकर आगे आने की कोशिश न करे। युवती आजाद होने के लिए छटपटा रही थी। मुंह पर हथेली टिकी होने के कारण वो चीख भी नहीं पा रही थी। चमकती रोशनी में उसकी फैली आंखें स्पष्ट नजर आ रही थी। 2 पलों में ही ये सब हुआ। फिर वो तीनों युवती को लिए पार्क में खड़ी कार की तरफ बढ़ गए। वहां मौजूद लोग इक्के दुक्के से खड़े ये सब देख रहे थे।
परंतु किसी ने भी आगे आने की चेष्टा न की। जान के भय ने उन्हें खड़ा करके रखा था। अगला दृश्य, एक ने फुर्ती के साथ कार का पिछला दरवाजा खोला। बाकी दो ने जल्दी से युवती को पीछे वाली सीट पर ठूसने की चेष्टा की। रुक जाओ। तीनों की निगाह फौरन आवाज की तरफ घूमी। 4 कदमों के फासले पर कम रोशनी वाली जगह पर रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान उन तीनों को घूर रहा था। होंठ भिजे हुए थे, चेहरे पर सख्ती थी। क्या है? एक ने खा जाने वाले स्वर में कहा। छोड़ दो इसे। देवराज चौहान का स्वर और भी सख्त हो गया। क्यों? सवाल मत करो। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। तुम लोग इसका अपहरण करके ले जा रहे हो। कई लोगों की निगाह तुम लोगों की हरकतों पर है। अगर मैंने तुम तीनों की टांगों पर गोली मार दी तो पुलिस मुझे कुछ नहीं कहेगी और तुम लोग फंस जाओगे। देवराज चौहान ने पहले जैसे ही स्वर में कहा। बकवास मत करो, दूसरा खतरनाक स्वर में बोला। तुम अभी हमें जानते नहीं। हम इस लड़की को छोड़ो और चले जाओ यहां से। देवराज चौहान का स्वर दरिंदगी से भर उठा। कई पलों तक वो देवराज चौहान को घूरते रहे। फिर उनकी नजरें आपस में मिली। उसके बाद उन्होंने युवती को आजाद कर दिया। मुक्त होते ही युवती छिटक कर कई कदम पीछे हटती चली गई। उसके चेहरे पर घबराहट हावी थी, आंखों में भय था। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे तीनों को देखे जा रहा था। हमारे रास्ते में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसका एहसास तुम्हें जल्दी हो जाएगा। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट उभरी। इसके बाद वो तीनों कार में बैठे और देखते ही देखते कार आगे बढ़ गई। देवराज चौहान रिवॉल्वर जेब में डालकर पलटा युवती की तरफ, परंतु वो युवती वहां नहीं थी। वो कब वहां से चली गई मालूम ही ना हो सका। तभी होटल का मुख्य द्वार खोलकर होटल के कुछ कर्मचारी निकलकर वहां पहुंचे। साथ में दरबान भी था। बाहरी हरकत की खबर यकीनन उसी ने भीतर दी होगी। क्या हुआ? वो बदमाश कहाँ गए? लड़की कहाँ है जिसे वो बदमाश उठा रहे थे? पुलिस को खबर करो, जल्दी। देवराज चौहान शांत भाव से मुस्कुराया। सब ठीक है। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। बदमाश भाग गए हैं और लड़की बच गई है। देवराज चौहान ने बात समाप्त करने वाले लहजे में कहा। जरा सी बात के लिए इस शानदार होटल में पुलिस का आना ठीक नहीं है। देवराज चौहान स्वयं भी पुलिस के सामने पड़कर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। यह बात भी ठीक है, लेकिन वो लड़की कहाँ है? देवराज चौहान ने पुनः आसपास नजर मारी। यही थी, शायद घबराकर भाग गई। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने दरबान पर निगाह मारी। तुमने लड़की को देखा था? जी साहब, दरबान ने जल्दी से कहा। वो इसी होटल में ठहरी है? जी साहब, कुछ दिनों से वो इसी होटल में है। आते जाते कई बार देखा है। कौन से रूम नंबर में? ये नहीं मालूम साहब। और बात आई गई होगी। अगला दृश्य, देवराज चौहान होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। वेलकम सर। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रूम चाहिए? सिंगल। श्योर सर। आपका लगेज? सुबह आएगा। ओके सर। तभी होटल का कर्मचारी पास पहुंचा और मुस्कुराकर रिसेप्शनिस्ट से बोला, मैडम इन्हें बढ़िया कमरा दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अभी अभी बहादुरी दिखाते हुए हमारे होटल की कस्टमर युवती का अपहरण होने से बचा लिया। नहीं तो अब तक यहाँ पुलिस नजर आ रही होती। ओह, ये बात मुझे पहले नहीं मालूम थी। वास्तव में आप देखने में जैसे नजर आते हैं, हकीकत में भी आप वैसे ही हैं। रिसेप्शनिस्ट कह उठी।
देवराज चांद मुस्कुराकर रह गया। मैं आपको अच्छी लोकेशन वाला कमरा दूंगी। होटल का कर्मचारी वहां से जा चुका था। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने पर रिसेप्शनिस्ट बोली, मैं अभी वेटर को आपके साथ। थैंक्स मैडम, आप मुझे रूम नंबर बता दीजिए, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जैसा आप ठीक समझें। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ रूम की चाबी बढ़ाते हुए कहा, आपका रूम नंबर 205 है। वो सामने लिफ्ट और उधर सीढ़ियां। थैंक्स मैडम। देवराज चौहान ने चाबी थामी। रूम नंबर 104 मिस दिव्या के नाम पर ही है क्या? देवराज चौहान ने पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने फौरन रजिस्टर देखा, फिर सहमति में सिर हिलाया। यस। दिव्या इस वक्त रूम में है? उसने कीबोर्ड पर नजर मारी। नहीं, अभी मैडम वापस नहीं लौटी। आपको मालूम है दिव्या होटल में कब गई थी? आपको मालूम है दिव्या होटल से कब गई थी? हाँ, मेरी ड्यूटी के बाद ही मैडम गई थी। तब शायद 5 बज रहे थे। आपकी ड्यूटी कब खत्म होगी? रात 12 बजे। गुड। अगर आपकी ड्यूटी के दौरान दिव्या लौट आए तो मुझे खबर कर सकती हैं? श्योर सर। देवराज चौहान लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। सोचें दिव्या पर थी, उस लड़की पर थी जिसे वो बदमाश लोग उठाकर ले जा रहे थे। वो हुलिया के मुताबिक दिव्या जैसी ही लग रही थी। वो उसे क्यों उठाकर ले जा रहे थे? बात क्या है? मामला क्या है? जल्दी निकलने के फेर में वो दिव्या के पिता से नहीं मिल पाया था। कुछ भी नहीं मालूम था उसे। अगर कुछ मालूम होता तो दिव्या को खुद ही तलाश करने की चेष्टा करता। अगला दृश्य। रात के 2 बज रहे थे। रूम में आने के पश्चात देवराज चौहान ने डिनर और फिर कॉफी लेने के पश्चात 12 बजे तक रिसेप्शनिस्ट मीना के फोन का इंतजार किया कि शायद दिव्या अपने रूम में पहुंच गई हो, परंतु मीना का फोन नहीं आया। 12 से ऊपर का वक्त होने पर देवराज चौहान ने नींद लेने की सोची और करीब 2 बजे उसे लगा कि उसे हिलाकर नींद से उठाया जा रहा है। इस एहसास के साथ ही वो फौरन उठ बैठा। कमरे की लाइट ऑन थी। वो 4 थे जो उसके गिर्द खड़े थे। चारों ही खतरनाक लग रहे थे। 2 के हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी, जिनका रुख उसकी तरफ था। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। कौन हो तुम लोग? भीतर कैसे आए? देवराज चौहान का स्वर सख्त था। जल्दी जान जाओगे कि हम कौन हैं, और कहीं भी पहुंचना हमारे लिए कोई कठिन काम नहीं है, एक ने शब्दों को चबाकर कहा। तो तुम्हारा नाम सुरेंद्र पाल है? देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हुआ। तुम लोगों को कैसे मालूम? होटल के रजिस्टर में लिखा है। यह जानना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देवराज चौहान की सिकड़ी निगाह उन चारों पर फिर रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग उसके सिर पर सवार होकर करना क्या चाहते हैं। तभी फोन की घंटी बजी। उनमें से एक फोन की तरफ बढ़ गया, रिसीवर उठाकर बात की और देवराज चौहान की तरफ देखकर कहा, तुम बात करो। देवराज चौहान बेड से उतरा कि पास खड़े रिवॉल्वर वाले ने उसी पल उसकी कमर से रिवॉल्वर की नाल लगाई और उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालकर पीछे हटा। अब फोन पर बात कर सकते हो। देवराज चौहान फोन की तरफ बढ़ गया। हेलो। देवराज चौहान ने उस व्यक्ति के हाथ से रिसीवर लेकर कहा। सुरेंद्र पाल नाम है तुम्हारा? दूसरी तरफ से शांत लेकिन भारी स्वर कानों में पड़ा। हाँ। तुम कौन हो? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे थे। मेरे बारे में जानने की जल्दी मत करो। जल्दी मत करो? क्या मतलब? मतलब कि अभी हमारी कई मुलाकातें होनी है। कई मुलाकातें?
देवराज चौहान की आंखें बता रही थी कि वो तेजी से सोच रहा है। हाँ, इसी तरह की मुलाकातें, फोन पर। क्या चाहते हो? तुमने मेरे रास्ते में आकर गलती की है। मेरे आदमी उस लड़की को उठाकर ला रहे थे कि तुमने खामखा बीच में अपनी टांग अड़ा दी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई मेरे मामले में दखल दे। वो लड़की, वो उसका नाम दिव्या था। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? अब तुम मेरे कब्जे में आने वाले हो। सिर्फ उसकी तरफ ध्यान दो। तुम्हारे पास खड़े आदमी मेरे ही हैं। मालूम हुआ है कि तुम रिवॉल्वर भी रखते हो। मेरे आदमी रिवॉल्वर की वजह से ही उस लड़की को छोड़कर आ गए थे। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती सी आ गई थी। तुम कोई भी बात स्पष्ट नहीं कर रहे हो, ना तो अपने बारे में बता रहे हो और ना ही। जल्दीबाजी मत करो। पहले छोटा सा तमाशा तो देख लो। दूसरी तरफ से आने वाला स्वर कड़वा हो गया। तमाशा? हाँ, मेरे भेजे आदमी तुम्हें तमाशा दिखाने ही आए हैं। पहले उन्हें भुगत लो, बाकी बातें फिर होंगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ से लाइन कट गई। देवराज चौहान रिसीवर रखकर पलटा। सोच भरी नजरें उन चारों पर घूमने लगी। बोलो। देवराज चौहान ने शांत भाव में सिगरेट सुलगाई। मुझे फोन पर बताया गया है कि तुम लोग यहां पर मुझे कोई तमाशा दिखाने आए हो। हाँ, दूसरे रिवॉल्वर वाले ने रिवॉल्वर हिलाकर कहा। उस तमाशे के बाद तुम हमारे सामने बहादुरी झाड़ना भूल जाओगे। उस लड़की को बचाकर तुमने हमारा नुकसान। ठीक है, जो करने आए हो वो करो। बातों में वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। उन चारों ने देवराज चौहान को घूरा। ये तो जरा भी नहीं डर रहा, एक ने कहा। बच्चा है, दूसरे ने कड़वे स्वर में कहा। अब बच्चे को क्या मालूम, सामने शेर आ गया है। वो तो शेर को भी खरगोश समझकर खेलने लगेगा उससे। दोनों रिवॉल्वर वालों की निगाहें मिली। उसके बाद नजरें पुनः देवराज चौहान पर। हमसे ये बात खास तौर से कही गई थी कि तुमसे ज्यादा मुंह मारी ना करें, एक रिवॉल्वर वाले ने कठोर स्वर में कहा। हमारी बात मानते हो तो ठीक, नहीं तो तुम्हें शूट करके वापस चले जाएं। इस भरे पूरे होटल में गोली चलने की आवाज तुम लोगों के लिए खतरा पैदा कर देगी, देवराज चौहान ने चुपते स्वर में कहा। तुम लोग पहचाने या पकड़े भी जा सकते हो। उसी पल खाली हाथ खड़े दोनों आदमियों के हाथों में चाकू चमक उठे। किसी की जान लेने के और भी कई तरीके होते हैं, चाकू वाले ने खतरनाक स्वर में कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर खास कोई भाव नहीं आया। अब तक उसने सोचा भी नहीं था कि वो इन लोगों से निपटने की किसी तरह की कोई कोशिश करे। मन में यह अवश्य आ रहा था कि ये लोग उसके साथ करना क्या चाहते हैं। क्या चाहते हो मुझसे? उस लड़की को बचाकर तुमने हमारे मामले में दखल दिया है, उसका सबक सिखाना चाहते हैं, रिवॉल्वर वाले ने शब्दों को चबाकर कहा। अब मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वो सुनो। वही करना होगा तुम्हें, नहीं तो हम तुम्हारी लाश छोड़कर जाएंगे यहां। देवराज चौहान उसे देखता रहा। इस होटल में छोटा सा स्ट्रांग रूम है, 10 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा कमरा है, जिसमें बहुत ही मजबूत तिजोरी है। होटल में ठहरने वाले लोगों के पास जो बेहद कीमती सामान होता है, उस सामान को वो होटल में जमा कराकर उसकी रसीद ले लेते हैं, ताकि उनके चोरी होने का खतरा न रहे, और होटल वाले उस कीमती सामान को स्ट्रांग रूम की उस तिजोरी में रख देते हैं। तिजोरी वाले कमरे के बाहर 2 गनमैन हर वक्त वहां मौजूद रहते हैं और उनकी ड्यूटियां बदलती रहती हैं। वो तो तुम लोग उस तिजोरी को लूटना चाहते हो? देवराज चौहान ने उसे घूरा। ठीक समझे। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, वो रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हें कुछ नहीं करना है।
तुम तो सिर्फ हमारे साथ धीरज धीरज रखकर ये देखोगे कि हम इस तिजोरी को लूटते कैसे हैं। क्या मतलब? अभी मतलब मत समझो, वक्त के साथ सब समझ में आ जाएगा। तुम हमारे साथ चलो। हाथ में तुम्हारे रिवॉल्वर होगी, लेकिन खाली। तुम्हारा चलने का ढंग ऐसा होगा कि तुम हमारे बड़े हो। मतलब कि तुम इस लूट में मुझे फंसाना चाहते हो? तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी है, इसी वास्ते हमें भेजा गया है। चलते हो तो बता दो, नहीं तो यहीं पर हम तुम्हारा किस्सा खत्म करके। मैं तैयार हूं। देवराज चौहान एक मुस्कुराया। लेकिन इतना तो बता दो कि तुम लोगों को किसने भेजा है। वो कौन है जिसने फोन पर मेरे से बात की? ऐसा कोई भी सवाल मत पूछो जिसका जवाब तुम्हें ना मिल सके। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर सिगरेट का कश लिया। लेकिन उस तिजोरी को खोलोगे कैसे? उसकी चाबी। देखते रहो। दूसरा रिवॉल्वर वाला तीखे स्वर में कह उठा। देखते रहो, बिना चाबी के कैसे खुलती है वो तिजोरी। देवराज चौहान के होंठों पर शांत मुस्कान उभरी। कब करना है ये काम? अभी। देवराज चौहान इनके कहने पर चलने को तैयार था, क्योंकि वह मन ही मन सोच चुका था कि इनका जो भी बड़ा है उसे अकल सिखाना जरूरी है कि ज्यादा दादागिरी अच्छी नहीं होती, और उसके बारे में इनके साथ रहकर ही जान सकेगा कि वो आदमी है कौन। वो चारों देवराज चौहान के साथ कमरे से बाहर निकले। आधी रात का वक्त बीत रहा था। होटल में अधिकतर जगह पर सन्नाटा ही महसूस हो रहा था। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि चारों से एक कदम आगे चल रहा देवराज चौहान उनके इशारे पर चल रहा है। देवराज चौहान बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। शांत रहने को दूसरी वजह यह भी थी कि वह जानना चाहता था कि दिव्या का अपहरण क्यों किया जा रहा है। क्या वजह है? मामला क्या है? वो सब उस लिफ्ट से नीचे आए जिन्हें वेटर इस्तेमाल करते थे। वो लिफ्ट होटल के पिछले हिस्से में खुली। पांचों बाहर आ गए। इस तरफ, उनमें से एक ने कहा। यह गैलरी पार करके हमें दाईं तरफ मुड़ना है। सामने ही बेसमेंट का रास्ता है। उस कमरे तक जाने का रास्ता है जहां वो सेफ मौजूद है। इस तरफ जाते हुए हमें कोई भी टोक सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। फिर वो पुनः आगे बढ़े। तभी गैलरी के एक दरवाजे से एक वेटर ट्रे में सामान लिए बाहर निकला। ये रास्ता होटल के स्टाफ वालों के लिए इस्तेमाल ये रास्ता होटल के स्टाफ वालों के इस्तेमाल के लिए था, इसलिए इन पांचों को देखकर वो कुछ उलझन में पड़ा। अपनी जेब में पड़ी खाली रिवॉल्वर निकाल कर उसकी तरफ कर दो। देवराज चौहान के कानों में धीमे स्वर में कहे गए शब्द पड़े। देवराज चौहान ने बिना किसी ऐतराज के जेब से खाली रिवॉल्वर निकालकर वेटर की तरफ तान दी। ये देखकर वेटर सिर से पांव तक कांप उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मुझे मत मारिए। वेटर सूखे होंठों पर जीभ फेर कर घबराए स्वर में कह उठा। साहब, रात को मैंने ही आपको डिनर सर्व किया था। देवराज चौहान भी पहचान चुका था कि रात उसने ही उसे डिनर सर्व किया था। लेकिन देवराज चौहान वैसे ही खड़ा रहा। चारों में से एक आगे बढ़ा। उसके होंठ भिजे हुए थे। पास पहुंचकर उसने वेटर के हाथों से ट्रे थामी। वेटर आतंक भरी निगाहों से उसे देख रहा था। एक हाथ से ट्रे थामे दूसरे ही पल उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और फुर्ती के साथ नाल का वार उसकी कनपटी पर किया। वेटर के होंठों से कराह निकली। दोनों हाथों से उसने सिर थाम लिया। घुटने मुड़ते चले गए और फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसने ट्रे को वेटर के पास ही नीचे रखा और रिवॉल्वर वापस जेब में डाली। आओ। वो सब वेटर के बेहोश शरीर को टापते हुए आगे बढ़ गए।
देवराज चौहान ने पुनः रिवॉल्वर जेब में डाल ली थी। गैलरी समाप्त होने पर वो मुड़े। इत्तेफाक ही रहा कि वहां उन्हें कोई रोकने वाला नजर नहीं आया। कुछ आगे ही बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियां थी। तेजी से आगे बढ़ते हुए वो सब बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते चले गए। आधी सीढ़ियां उतरने पर वो लोग ठिठके। देवराज चौहान भी रुका। एक ने इशारा किया और चारों ने जेब से बड़ा सा रुमाल निकालकर अपने अपने चेहरों को इस तरह ढांप लिया कि कोई भी उन्हें ढपे चेहरों में देखकर पहचान न सके। ये देखकर देवराज चौहान की आंखों में जहरीले भाव उभरे। उसका चेहरा ढांपने के लिए उसे न तो कोई रुमाल दिया गया था और ना ही उसे चेहरा ढांपने को कहा गया था। जरूरत भी क्या थी? आखिर इस काम में ये लोग उसे ही तो फंसाना चाहते थे। उसके बाद पुनः आगे बढ़े। अब देवराज चौहान को खाली रिवॉल्वर हाथ में पकड़ने को कह दिया गया। बाकी के चारों खाली हाथ थे। एक ही निगाह देखने पर स्पष्ट था कि जो भी हो रहा था देवराज चौहान की कमांड में उसके इशारे पर हो रहा था। सीढ़ियां समाप्त होते ही सामने और बाईं तरफ छोटी सी गैलरी जा रही थी। यहाँ होटल के स्टाफ के ऑफिस नुमा 5-6 कैबिन थे, परंतु रात का वक्त होने के कारण स्टाफ के अधिकतर कर्मचारी छुट्टी पर थे। अगर कोई था भी तो अपने केबिन में बंद था। सीढ़ियां पार करते ही वो सब रुके। सामने वाली गैलरी में, एक ने कहा। गैलरी मुड़ते ही वो कमरा है जहां तिजोरी है। वो सब बेआवाज दबे पांव आगे बढ़ने लगे। देवराज चौहान शांत भाव से उनका साथ दे रहा था। चलते चलते उन चारों ने हाथों में दस्ताने भी पहन लिए थे। देवराज चौहान उनकी सब हरकतें नोट कर रहा था। एक ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उस पर साइलेंसर भी चढ़ा ली थी। तुम लोगों का इरादा खून खराबा करने का है? देवराज चौहान कह उठा। ये बात शायद तुम साइलेंसर देखकर कह रहे हो, रिवॉल्वर वाला बोला। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ सावधानी के नाते सब तैयारियां पूरी रखनी पड़ती हैं। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। दूसरे ने भी रिवॉल्वर और बाकी दोनों ने चाकू निकालकर हाथ में ले लिए थे। गैलरी का मोड़ हर पल करीब आता जा रहा था और फिर मोड़ आते ही वो सब मुड़े। सबसे आगे देवराज चौहान हाथों में रिवॉल्वर थामे था। चंद कदमों के फासले पर स्टूलों पर 2 गार्ड बैठे नजर आ रहे थे, बंद दरवाजे के बाहर। उनकी कमर में होलेस्टर बंधे हुए थे। हर तरफ चुप्पी और खामोशी का आलम था। दोनों गार्ड उन पांचों को इस तरह करीब आया पाकर हड़बड़ा कर खड़े हो गए। नजरें देवराज चौहान पर जा टिकी, जो सबसे आगे रिवॉल्वर थामे था। रिवॉल्वर देखकर उनके हाथ होलेस्टर की तरफ बढ़ने लगे कि साइलेंसर लगी रिवॉल्वर वाला खूंखार स्वर में कह उठा, खबरदार, कोई हरकत मत करना, वरना। दोनों गार्डों की हरकतें थम गई। चेहरे पर खौफ के भाव आ गए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? एक गार्ड ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर पूछा। खामोश रहो। गार्ड इस तरह घिरे थे कि एकाएक कुछ नहीं कर सकते थे और उन्हें करने का मौका भी नहीं दिया गया। चाकू वालों ने चाकू जेब में डाले और जेब से रेशम की मजबूत डोरियां निकालकर उन दोनों के हाथ पांव सख्ती से बांधकर उन्हें फर्श पर डाल दिया। दरवाजे की चाबी कहाँ है? साइलेंसर वाले ने दांत भींचकर धीमे स्वर में पूछा। गार्ड के होंठों से कोई शब्द न निकला। दूसरे रिवॉल्वर वाले ने दरवाजे का हैंडल दबाया तो दरवाजा खुलता चला गया। वो सब सावधानी से एक एक करके भीतर प्रवेश कर गए। देवराज चौहान सिर्फ तमाशबीनों की तरह उनके साथ कदम बढ़ाए जा रहा था। ये छोटा सा कमरा था। वॉल टू वॉल कारपेट बिछा था। दीवार के साथ ही एक तरफ 5x5 की तिजोरी खड़ी हुई थी और एक कोने में टेबल कुर्सी भी मौजूद थी, जिस पर आधी नींद में डूबा हुआ क्लर्क टाइप व्यक्ति बैठा था, जिसकी शायद रात की ड्यूटी रहती थी, ताकि कोई ग्राहक रात को होटल में रखा अपना कीमती सामान निकाल कर होटल छोड़ना चाहे तो सामान मिलने में उसे कोई परेशानी न हो। वो 40 साल का व्यक्ति था और टेबल पर मोटा सा रजिस्टर और कुछ फाइलें पड़ी थी। दरवाजा खुलता पाकर उसने अपनी अधखुली आंखें खोली तो ये नज़ारा देखकर उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। रिवॉल्वरों को देखकर वो बैठा का बैठा रह गया।
घबराहट में उसके होंठ चिपक गए थे। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ भी कहने का ख्वाहिशमंद नहीं है और इन लोगों के आने का मतलब वो जान चुका था। निगाहें देवराज चौहान पर तीखी निगाहें देवराज चौहान पर थी, जो सबसे आगे था। तिजोरी की चाबियां कहाँ हैं? साइलेंसर वाला आगे बढ़कर फुफकारा। मेरे पास नहीं है। क्लर्क के चिपके होंठ खुले। साले, मैंने पूछा है कहाँ है? मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पास। बुद्ध के समान फक चेहरे पर लगे उसके होंठ पुनः हिले। साइलेंसर वाले ने फिर कुछ नहीं कहा। वो फौरन चाकू वालों की तरफ पलटा और उन्हें इशारा किया। दोनों आदमियों ने चाकू जेब में डाले और अपनी कमीज के बटन खोलते तिजोरी की तरफ बढ़ गए। देखते ही देखते उन्होंने कमीजें उतार दी। दोनों की कमर के साथ 2-2 इंच चौड़ी बेल्टें बंधी हुई थी, जिनके बीच तरह तरह के औजार फंसे हुए थे। देवराज चांद समझ गया कि ये दोनों ताले तिजोरियां तोड़ने वाले हैं। देखते ही देखते वो दोनों तिजोरी खोलने में व्यस्त हो गए। क्लर्क टाइप व्यक्ति की नजरें देवराज चांद पर टिकी थी। करीब 2 मिनट लगातार हिम्मत इकट्ठी करने के बाद वो धीमे स्वर में बोला, तुम तो वही हो जिसने उस लड़की को बचाया था, जिसका अपहरण किया जा रहा था? देवराज चांद ने उसे देखा, फिर शांत भाव में सिर हिला दिया। साइलेंसर वाली रिवॉल्वर थामे व्यक्ति के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। बात को आगे बढ़ाते हुए वो जानबूझ कर देवराज चांद को देखकर बोला, इसने तो आपको पहचान लिया। देवराज चांद ने चुपती निगाहों से उसे देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो, चालाक बनने की कोशिश मत करो। उसने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया। तिजोरी खोलने वाले वो दोनों व्यक्ति एक्सपर्ट थे। 6-7 मिनट में ही उन्होंने तिजोरी को खोल दिया। एक ने कपड़े के नीचे से बड़ा और मजबूत लिफाफा निकाला और देखते ही देखते तिजोरी में रखा सारा सामान लिफाफे में भर लिया, जो कि नोटों की गड्डियों से हीरे जड़े गहने, सोने के गहने और चांदी का सामान था। कुल मिलाकर उस सामान की कीमत 40-50 लाख अवश्य थी। इस सारे काम से निपट कर खौफ में सिमटे बैठे क्लर्क को बेहोश कर दिया गया। चलो। देवराज चांद बिना कुछ कहे बाहर निकला, रिवॉल्वर जेब में डाल ली। बाकी सब भी बाहर निकले और उसी पल उस व्यक्ति ने, जिसने साइलेंसर लगी रिवॉल्वर पकड़ रखी थी, नीचे पड़े गार्डों के सिर में गोली मारकर उन्हें शूट कर दिया। देवराज चांद चौंका। ये तुमने क्या? खामोश रहो, उसने दरिंदगी से कहा और हाथ में थमी रिवॉल्वर की गर्म नाल देवराज चांद की कमर से लगा दी। इस वक्त किसी भी तरह की हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारी लाश भी यहीं छोड़ जाएंगे। देवराज चांद के दांत भींच कर रह गए। उसकी जेब में खाली रिवॉल्वर थी और इस वक्त वो घिरा हुआ था। चाह कर भी कुछ कर सकने की हालत में नहीं था। चलो। उसके होंठों से पुनः गुर्राहट निकली। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते उन चारों ने चेहरे पर से रुमाल हटा लिए और हाथों में चढ़ाए दस्ताने भी उतार लिए, हथियार जेबों में डाल लिए। देवराज चांद अभी भी कुछ करने की हालत में नहीं था। उन पर काबू पाने की कोशिश करता तो एक बार में 2 पर काबू पा लेता, लेकिन बाकी के 2 तबीयत के साथ उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, तगड़ी चोट पहुंचा सकते थे। एक बात और जान लो कि तिजोरी वाले कमरे में वीडियो कैमरा लगा हुआ था। यहां आने जाने वालों के चेहरों की और उनकी हरकतों को वो कैद करता रहता है। साइलेंसर वाली रिवॉल्वर वाला कड़वे स्वर में कह उठा। मतलब कि हमारे चेहरे ढके हुए थे और तुम्हारा चेहरा खुला। हमारे हाथों में दस्ताने थे और तुम्हारी उंगलियों के निशान कमरे में रह गए हैं। इस डकैती के तुम सरगना बन चुके हो। मतलब कि पुलिस से बच नहीं सकते, लेकिन बचने की कोशिश कर सकते हो। अब देवराज चौहान की समझ में आया कि इन लोगों की असल चाल क्या थी, किस तरह ये लोग उसे फंसाना चाहते थे। वो सब सीढ़ियां तय करके ऊपर आ चुके थे। 2-3 होटल के कर्मचारी कुछ दूरी पर अपने काम में व्यस्त थे। हम जा रहे हैं, और बाहर निकलते ही मोबाइल फोन पर होटल में हुई इस डकैती की खबर होटल वालों को कर दी जाएगी।
मतलब कि तुम्हारे पास खुद को बचाने का ज्यादा वक्त नहीं है। भागना चाहते हो तो भाग जाओ, लेकिन ध्यान रखना, कानून से दूर भागना बच्चों का खेल नहीं है। मेरे ख्याल में इस बात की खबर हमें जल्दी ही मिलेगी कि तुम पकड़े गए। होंठ भींचे देवराज चौहान उन चारों को देखता रहा। देखते ही देखते चारों उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। देवराज चौहान उन्हें जाता देखता रहा। एक ने लूट के सामान का बड़ा सा थैला कंधे पर लाद रखा था। सिगरेट सुलगाकर उसने कश लिया। तब तक वो चारों की नजरों से ओझल हो चुके थे। देवराज चौहान हालातों पर गौर कर चुका था। जो भी हो, इस वक्त उसका इस होटल में ठहरना ठीक नहीं था। देवराज चौहान भी होटल के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। पार्किंग में मौजूद अपनी कार उठाकर किसी दूसरी जगह टिकने के बारे में सोच लिया था उसने। जिन लोगों ने उसके साथ ये हरकत की थी, उन लोगों का क्या करना है, इस बात को तय करने के लिए उसके पास बहुत वक्त पड़ा था। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने वीडियो कैसेट देखने के बाद वीसीआर बंद किया और वापस अपनी कुर्सी पर आकर सिगरेट सुलगाते हुए गहरी सोच में डूब गया। इस वक्त दिन के 12 बज रहे थे। वो थाने में ही अपने ऑफिस में मौजूद था और कुछ देर पहले ही हेडक्वार्टर से कमिश्नर साहब से मिलकर लौटा था। कमिश्नर के बुलावे का एक ही मतलब था कि रात हुई होटल के स्ट्रांग रूम में डकैती वाले मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। इंस्पेक्टर सूरज सिंह रात को डकैती की खबर मिलने पर जीप लेकर होटल में जा पहुंचा था। 4-5 घंटे लगाकर हर चीज को, जो कुछ हुआ उसको तसल्ली से जाना पहचाना। गार्ड्स की दोनों लाशों को पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिंगरप्रिंट उठवाए गए। हर जरूरी कार्रवाई इसने पूरी की। मालूम हुआ कि होटल के ग्राहकों का 60-70 लाख का माल लूटा गया है। लूटने वालों को देखा था वेटर और क्लर्क ने। दोनों के बयान नोट कर लिए गए और तिजोरी वाले कमरे में लगे वीडियो कैमरे की कैसेट अपने साथ ले आया था, जिसे कि अब वो 20 बार देख चुका था। रात भर आराम न करने की वजह से चेहरे पर थकान और आंखों में भारीपन स्पष्ट नजर आ रहा था। तभी उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी। दूसरे ही पल सब इंस्पेक्टर कदमपाल ने भीतर प्रवेश किया और हौले से सिर हिलाने के बाद बोला, सर, दिलावर सिंह आया है। पूछता क्या है, ले आ साले को। सूरज सिंह ने लापरवाही से कश लेकर कहा। कदमपाल पलटकर बाहर निकल गया। आधे मिनट में ही दिलावर सिंह को ले आया, जो कि कठिनता से 5 फुट का सामान्य कदकाठी का था। सादी सी कमीज पैंट पहन रखी थी। उम्र कोई 45 की लग रही थी। होठों पर मुस्कान और आंखों में क्रूरता के भाव झलक रहे थे। सलाम साहब, कहते हुए दिलावर सिंह अपने माथे तक हाथ ले गया। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने उसे और भी तीखी निगाहों से देखा। कदम। जी सर। सब इंस्पेक्टर कदमपाल ने फौरन कहा। इसे कब बुलावा भेजा था? इंस्पेक्टर सूरज सिंह का स्वर वैसा ही था। जी कल। आया कब? आज। तभी दिलावर सिंह बोल उठा, हुजूर की सेवा में पेश होने की तैयारी में एक दिन लग गया। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने दिलावर सिंह की आंखों में देखा। तो तैयारी कर ली? जी, तभी तो आने में देर हो गई। हम्म। सूरज सिंह ने सिर हिलाया। बहुत गदर मचा रखा है तुमने। ऐसा तो कुछ नहीं कि साहब के कानों तक आवाज पहुंचे, दिलावर सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आवाज तो बहुत देर से पहुंच रही है। सूरज सिंह ने होंठ सिकोड़े। तुमने दारू खाना चला रखा है और हमें खबर भी नहीं दी कि इतना बड़ा चोरी छिपे चला रहे हो। आपकी सेवा में मैंने कई बार आने की कोशिश की, लेकिन काम इतने हैं कि हर बार किसी न किसी काम में उलझ कर रह गया। दिलावर सिंह ने पहले जैसे ही स्वर में कहा। मैं चिंता मत करो, तुम्हारे सारे काम धंधे बंद होने वाले हैं।
साहब की मेहरबानी चाहिए, फिर तो चिंता की कोई बात नहीं। मेरे इलाके में ये सब नहीं चलने वाला, सूर्य सिंह ने सुलगे स्वर में कहा। कदम। यस सर। इसे बंद करो, इसके ठिकाने पर रेड करके सबूतों को इकट्ठा करो, लोगों की गवाही लो और इसके खिलाफ तगड़ी रिपोर्ट तैयार करो। कल इसे अदालत में पेश करना है। साहब, दिलावर सिंह हाथ रगड़ता दांत फाड़ता 2 कदम आगे आया। आप क्यों खामखा की भागदौड़ करते हैं? आपका वक्त तो बहुत कीमती है। मेरा काम मुझ तक ही रहने दीजिए। वैसे मैं सब तैयारी कर लाया हूं। कदम। सर, तुमने इसकी तैयारी देखी है? जी। बोलो। 1 लाख है। सब इंस्पेक्टर कदमपाल का स्वर धीमा हो गया था। सूरज सिंह ने आंखें सिकोड़कर दिलावर सिंह को देखा। उल्लू के पट्टे, 1 लाख में तू इतने बड़े मामले पर ढक्कन लगा देगा? तेरे को शर्म नहीं आती 1 लाख कहते हुए? हम लोगों की इज्जत नहीं है क्या? कदम, बंद कर इसे। साहब जी, दिलावर सिंह जल्दी से कह उठा। आपने अभी पूरी बात सुनी कहाँ है? ये लाख तो इस बात का जुर्माना है कि मैं आपकी सेवा में काम शुरू करने से पहले हाजिर नहीं हो सका। हम लोगों के बीच लेन देन का सिलसिला तो अभी शुरू होना है। शुरू होना है? सूरज सिंह ने शब्दों को चबाकर कहा। कब से शुरू करोगे? कल से। हर हफ्ते आपकी सेवा में जुर्माना हाजिर हो जाएगा। दिलावर सिंह ने दांत दिखाए। हिसाब क्या रहेगा? वो मैंने समझा दिया है सर। सब इंस्पेक्टर कदमपाल कह उठा। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने सिर हिलाया। सामान कहाँ है? जवाब में दिलावर सिंह ने पैंट के बाहर झूल रही कमीज को ऊपर उठा लिया। पेट में नोटों की गड्डियां फंसी नजर आने लगी। नीचे कर, नीचे कर। दिलावर सिंह ने फौरन कमीज नीचे को कर दी। कदम, ले जा इसे यहां से। इसे खाली करके चलता कर दे। नोटों को ठिकाने लगा कर आ। तेरे से कुछ बात करनी है और इसे समझा देना कि 1 हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं। 8वां दिन चढ़ने से पहले ही हर बार चढ़ावा लेकर हाजिर हो जाया करे, नहीं तो मुझे इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, दिलावर सिंह जल्दी से कह उठा। सब इंस्पेक्टर कदमपाल ने दिलावर सिंह की बांह पकड़कर उसे बाहर लिए निकल गया। अगला दृश्य। आधे घंटे बाद सब इंस्पेक्टर कदमपाल वापस पहुंचा। दरवाजा बंद करो। कदम ने दरवाजा बंद किया। निपट आए? सूरज सिंह ने सिगरेट सुलगाई। जी। लाख दिया है, हर हफ्ते 50,000 पहुंचाता रहेगा। सब इंस्पेक्टर कदमपाल मुस्कुराया। 50,000? हाँ, वो तो 25 देने को कह रहा था। 50 के रास्ते पर मैंने ही पहुंचाया उसे। नोट कहाँ रखे? वहीं जहां पहले वाले भी पड़े हैं। 5 लाख की रकम हो चुकी है। इतनी बड़ी रकम को वहां से उठा लेना चाहिए। किसी की नजरों में आ गई तो। मुझे ध्यान है इस बात का। सूरज सिंह ने सिर हिलाया। 2-4 दिन में ठिकाने लगा दूंगा। तुझे तो रकम की जरूरत नहीं। सब इंस्पेक्टर कदमपाल पल भर के लिए हिचकिचाया। मतलब की जरूरत है। कोई बात नहीं, अगली बार किसी को मोड़ेंगे तो वो तेरे को मिल जाएगी। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने लापरवाही से कहा। फिर नजरें वीसीआर और टीवी की तरफ उठी। सर, सामने वाले शोरूम से आपने वीसीआर और टीवी तो मंगवा लिया, लेकिन कोई फायदा हुआ या नहीं? सब इंस्पेक्टर कदमपाल बोला। होटल में हुई डकैती के। कदम, तुम भी ये वीडियो कैसेट देखो, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। सब इंस्पेक्टर कदमपाल ने वीडियो कैसेट स्क्रीन पर देखी। पूरी डकैती हुई होती नजर आई। जब कैसेट खत्म हो गई तो टीवी ऑफ करके कदम पास आया और कुर्सी पर बैठ गया।
देखी? जी। अब कुछ तो स्पष्ट है। उन लोगों ने कैसे डकैती डाली, कैसे माल लूटा, सब कैसेट में दर्ज है। और और क्या? इंस्पेक्टर सूरज सिंह होंठ सिकोड़कर मुस्कुराया। कदम, मैं तुझे समझाता हूं। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने सिर हिलाकर कहा। वो 5 हैं जिन्होंने होटल के क्लॉक रूम में डकैती डाली। 5 ही है ना? तब इंस्पेक्टर कदमपाल ने सहमति में सिर हिलाया। 5 ने डकैती डाली और 4 ने अपने चेहरों पर कपड़ा बांध रखा है। उन चारों के हाथों में दस्ताने हैं। और वो जो इनका बड़ा लग रहा है, ना तो उसने अपने चेहरा ढांप रखा है और ना ही हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, जबकि उसे तो ये दोनों काम सबसे पहले करने चाहिए थे। ओह, तुमने एक बात और नोट की है? वीडियो फिल्म में डकैती के दौरान जो बड़ा बना हुआ है, आगे होकर जिसने रिवॉल्वर थाम रखी है, वो सारे मामले में बुत की तरह नजर आ रहा है। किसी को कोई आदेश नहीं दे रहा और जो उसके साथ है हर काम करने के लिए वही बढ़े जा रहा है, वही कहे जा रहा है। कदम ने पुनः सहमति में सिर हिलाया। आप कहना क्या चाहते हैं? यह है कि इस डकैती में कुछ गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़? इस बात को समझने में भी वक्त लगेगा, इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। इस मामले को हर हाल में समझना पड़ेगा, क्योंकि डकैती के साथ 2 कत्ल भी हुए हैं। कमिश्नर साहब ने पक्के तौर पर केस मेरे हवाले कर दिया है ताकि अपराधी बच ना सके। तो फिर अब क्या किया जाए सर? इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने कश लिया। कदम, सूरज सिंह एक एक शब्द चबाकर कह उठा। मैं इस मामले पर दोबारा गौर करना चाहता हूं। इसके लिए उस वेटर और क्लर्क से फिर पूछताछ करनी पड़ेगी जिन्हें उन लोगों ने बेहोश किया था। तुम किसी कांस्टेबल को होटल भेजकर उन्हें बुलवा लो। जी। कदमपाल उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने ड्रॉर खोला और कुछ फोटोग्राफ्स टेबल पर रख दी। ये तस्वीरें उन दोनों गार्ड्स की लाशों की हैं जिन्हें शूट कर दिया गया था। इन तस्वीरों को देख लो। मेरे ख्याल में इन्हें शूट करने की जरूरत नहीं थी। सूरज सिंह बोला। क्यों सर? अंधे हो क्या? नजर नहीं आता? दोनों के हाथ पांव बंधे हुए हैं। ऐसे में ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, फिर भी बंधी हालत में इन्हें शूट कर दिया गया। आप ठीक कह रहे हैं। डकैती करने वाले अवश्य जानते होंगे कि अगर डकैती में हत्या भी हो जाए तो वो संगीन डकैती मानी जाती है। ऐसे में जरा भी समझदार लोग डकैती के दौरान हत्या से परहेज करते हैं, जबकि इन गार्ड्स की हत्या जानबूझकर की गई है। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने तस्वीर पर से नजरें हटाई। यानी कि अब तक मैंने जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि मामला जो नजर आता है असल में वो है नहीं। मैं समझा नहीं सर। सब इंस्पेक्टर कदमपाल उलझन में नजर आने लगा। मैं समझ लूं, फिर तुम्हें भी समझा दूंगा। इंस्पेक्टर सूरज सिंह के होंठ सिकुड़ गए। सोचों में डूबा सब इंस्पेक्टर कदमपाल उठ खड़ा हुआ। मैं वेटर और क्लर्क को बुलवा भेजता हूं। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। अगला दृश्य। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने सामने खड़े होटल के वेटर को देखा, जो कि सादे कपड़ों में था। तुम्हारे बयान में तुम्हारा नाम भी दर्ज है और ये फाइल ड्रॉर में है। अब जरा सी बात जानने के लिए ड्रॉर से फाइल निकालने की क्या जरूरत है, जबकि तुम सामने ही खड़े हो। बसंत लाल नाम है मेरा साहब जी। हाँ, तो बसंत लाल, रात को साहब जी, वो लुटेरों की सारी बात तो आपको रात को ही दोबारा बताने बोलने में तकलीफ है क्या? इंस्पेक्टर सूरज सिंह का स्वर सख्त हो गया। नहीं साहब जी। तो वही बोलो जो मैं पूछूं। रात का सारा मामला एक बार फिर बताओ।
साहब जी, आधी रात को। आधी रात से नहीं, बात पहले से शुरू करो। मालूम हुआ था कि रात को जब वो होटल पहुंचा तो कुछ बदमाश एक युवती का अपहरण करने जा रहे थे कि उसने युवती को बचाया। जी साहब। क्या नाम था उसका जिसने युवती को बचाया था? सुरेंद्र पाल। हाँ, अब तो उसका नाम बहुतों को मालूम हो चुका है। फिर क्या हुआ? साहब जी, मेरी नाइट ड्यूटी थी रात को। सुरेंद्र पाल का रूम मेरी ही सर्विस के अंडर था। रात मैंने ही उसे डिनर दिया। फिर आधी रात को किसी अन्य रूम में सामान सर्व करने जा रहा था कि सुरेंद्र पाल 4 आदमियों के साथ उस जगह पर मिला जो ग्राहकों के इस्तेमाल में नहीं आता। यकीनन तब वो लोग बेसमेंट में डकैती डालने जा रहे थे। उन्होंने हथियार थाम रखे थे। मेरे सिर पर चोट मारकर मुझे बेहोश कर दिया। फिर जब होश आया तो डकैती हो चुकी थी। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने हौले से सिर हिलाया। तुम्हारे सिर पर चोट किसने मारी? सुरेंद्र पाल ने? नहीं साहब, उसके साथ के आदमी ने। सुरेंद्र पाल ने तुमसे कुछ कहा? बात की? नहीं। मतलब कि वो चुप रहा? जो कहा उसके साथ के आदमी ने कहा? जी साहब। इससे पहले भी तुमने सुरेंद्र पाल को कभी देखा, होटल में या कहीं और? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे उसे? बिल्कुल पहचान लूंगा। इस मामले से वास्ता रखती कोई और ऐसी बात जो काम की हो और उसका जिक्र ना हुआ हो? ऐसी बात तो और नहीं है। दोबारा कभी सुरेंद्र पाल होटल में नजर आए तो फौरन खबर करना। अच्छा साहब जी। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने कदम पाल को देखा। कदम सर, कल रात ही सुरेंद्र पाल होटल में आकर रुका। अगर वो डकैती के इरादे से होटल में आया होता तो किसी भी हालत में उस युवती को बचाने के लफड़े में नहीं पड़ता जिसे कुछ लोग उठा के ले जाने की कोशिश में थे। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। ऐसे लोग अंत तक खुद को छिपाए रखने की कोशिश करते हैं कि उनकी पहचान ना हो सके। बात तो आपकी ठीक है। ठीक है, तो फिर सुरेंद्र पाल ये सब क्यों? मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस विचार के साथ मेरी सोच अभी और भी पक्की होती है कि सुरेंद्र पाल जब होटल में आया तो डकैती के इरादे से नहीं आया था। इंस्पेक्टर सूरज सिंह ने कहा। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। सब इंस्पेक्टर शांत स्वर में कहा। क्यों? सर, सुरेंद्र पाल होटल में डकैती डालने ही आया था। उसके साथी वहां पहले ही पहुंच चुके थे, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे सुरेंद्र पाल होटल पहुंचा और 4 घंटे बाद डकैती डाल ली। जाहिर है वो पूरी तैयारी के साथ इसी काम के लिए आया था। सब इंस्पेक्टर कदमपाल ने पहले जैसे स्वर में कहा। डकैती की योजना पहले ही तैयार थी। सारा मामला फिट था और ठीक मौका देखते ही उन्होंने डकैती को अंजाम दे दिया। इंस्पेक्टर सूरज सिंह के होंठों पर मुस्कान उभरी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी ठीक है कदम। दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती हैं? तुमने जिस नजरिए से सोचा है वो ठीक है और मुझे जो नजर आ रहा है वो भी ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम अपनी बात को तर्क देकर साबित करते हो, लेकिन मैं अभी साबित नहीं कर सकता। सब इंस्पेक्टर कदमपाल कुछ नहीं बोला। सुरेंद्र पाल ने होटल के रजिस्टर में जो पता लिखवाया था उसके बारे में मालूम किया जा चुका है। वो पता गलत है, सूरज सिंह ने कहा। मतलब कि ऐसी कई बातें हैं जो अभी मेरी समझ से दूर है। खैर, मामला जो भी हो, डकैती करने वालों को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि साथ में दो दो कत्ल की बात भी है। ऊपर वाले तब तक चैन से मुझे बैठने नहीं देंगे जब तक अपराधियों को पकड़ नहीं लिया जाता। सर, डकैती करने वाले 50-60 लाख का माल ले उड़े हैं, कदम ने कहा। इंस्पेक्टर सूरज सिंह मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब तक तो वो लोग सारा माल ठिकाने लगा चुके होंगे।
तुम होटल के क्लॉक रूम के क्लर्क को बुलाओ, एक बार फिर उससे भी पूछताछ कर ली जाए। कहाँ है वो? बाहर है, कहकर कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने को हुआ। कदम जी, जिस लड़की को सुरेंद्र पाल ने बचाया था उसके बारे में भी मालूम करना। हो सकता है वो सुरेंद्र पाल की पहचान वाली हो और उनको रास्ता बनाकर हम डकैतों को तक पहुंच और उसको रास्ता बनाकर हम डकैतों तक पहुंच सके। ठीक है सर। अगला दृश्य। आधी रात को होटल छोड़ने के बाद देवराज चौहान ने वहां से 5 किलोमीटर दूर एक छोटे से होटल में कमरा लिया और बीती घटनाओं को दिमाग से निकालकर गहरी नींद में डूब गया। अगले दिन जब सोकर उठा तो सुबह के 8 बज रहे थे। इंटरकॉम पर बेड टी का ऑर्डर दिया, जो कि वेटर कुछ ही पलों में सर्व कर गया। चाय के घूंट लेते देवराज चौहान रात के मामले के बारे में सोचने लगा। वो लोग जो भी थे पक्की तरह से उसे फंसाने की चेष्टा की थी। डकैती की उसे परवाह नहीं थी, लेकिन साथ में होने वाली 2 हत्याओं ने मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया था। वहां लगे वीडियो कैमरे ने एक एक बात को, एक एक हरकत को अपने में बंद कर लिया होगा और देखने में यकीनन स्पष्ट हो रहा होगा कि डकैती का सरगना वही है, यानी कि सारे खामखा के इल्जाम उसके सिर के ऊपर। ऐसे में पुलिस उसे ढूंढ निकालने में सिर से पांव तक का जोर लगा देगी। अब तक तो वीडियो फिल्म में उसे देखा भी जा चुका होगा, उसकी तलाश शुरू भी हो चुकी होगी। अब इस शहर में रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन शहर को छोड़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि 2 अहम काम निपटाने थे। एक तो दिव्या को इस शहर से सुरक्षित निकाल ले जाना था। इसी काम के वास्ते वो यहाँ आया था। उसे ढूंढना होगा कि वो कहाँ है। और दूसरा काम अब पैदा हो गया था। जिन लोगों ने डकैती की आड़ में उसे फंसाने की कोशिश की थी, उन्हें उनके किए की सजा देना। इसके लिए उन लोगों के बारे में जानना होगा कि वो कौन है। और तभी फोन की घंटी बज उठी। देवराज चौहान ने पास ही तिपाही पर मौजूद फोन को देखा कि इस वक्त भला उसके पास किसका फोन आ सकता है। वो तो इस शहर में अजनबी है और किसी को मालूम भी नहीं कि यहाँ ठहरा है। उलझन में घिरे देवराज चौहान ने चाय का प्याला रखा और रिसीवर उठाया लिया। हेलो, कैसे हो? देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। इसी आवाज ने रात को उससे फोन पर बात की थी, जब इसके चारों आदमी उसे घेरे खड़े थे। तुम? हाँ। दूसरी तरफ शांत हंसी का स्वर उभरा। मैंने तुमसे कहा था कि हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए, होठों पर कसाव आ गया। रात की डकैती कैसी रही? देवराज चौहान के होठों पर कसाव बढ़ गया। कौन हो तुम? मैं? वो हंसा। मैं जो भी हूं, लेकिन तुम्हारा पीछा मैं आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से चल रहा था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां पर हूं? तुम अब मेरी निगाहों में तुम मेरी निगाहों से छिपे ही कहाँ थे? मैं जानता था कि डकैती के बाद हर हाल में तुम होटल से निकल जाओगे। हुआ भी यही। तुम्हारे निकलते ही मेरे आदमी तुम्हारे पीछे लग गए। वही जिन्होंने जबरदस्ती मुझे डकैती में शामिल कर रखा था। नहीं, वो तो अपना काम करके निकल गए थे। मेरे पास आदमियों की कमी नहीं है। पहुंचे हुए हो? छोड़ो इन बातों को। डकैती में मजा तो आया होगा। आने वाले स्वर में कड़वाहट आ गई थी। मजा तो तुम्हें आ रहा होगा। कितना माल हाथ लगा। देवराज चौहान की आवाज तीखी हो गई थी। 70 लाख संभाल के रख लिया होगा। उसका निपटारा तो हो गया। वैसे भी ये मामूली रकमें मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। इस सारे काम के पीछे खास मकसद तो तुम्हें सबक सिखाना था कि दूसरों के रास्ते में नहीं आते। रात तुमने उस लड़की को ना बचाया होता तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। अब आवाज में कठोरता आ गई थी। अपने बारे में नहीं बताओगे कि तुम हो कौन?
मैं बताने की जरूरत नहीं समझता। फिर फोन क्यों किया? तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम बुरी तरह फंस चुके हो। पुलिस के पास डकैती के दौरान की गई हरकतों का वीडियो फिल्म है। तुम्हारा चेहरा उनके पास है और उस फिल्म से तुम्हारी तस्वीर बनाकर अखबारों में दी जा रही है। मतलब कि अब तुम किसी भी हालत में बच नहीं सकते, सुरेंद्र पाल। मैं इस बात को जानता हूं। तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। तुम मैं फोन करने की अपेक्षा तुम्हारे लिए पुलिस को भी भिजवा सकता था। सिर्फ एक फोन करने की जरूरत थी। लेकिन मैंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। ठीक किया ना मैंने? नहीं। क्या मतलब? इस बार आने वाली आवाज में उलझन आ गई थी। फोन करके तुमने गलती कर दी। तुम्हें पुलिस को खबर करनी चाहिए थी। देवराज चांद ने कड़वे स्वर में कहा। अभी तक तुम गलती पर गलती करते आ रहे हो और अब पुलिस को खबर ना करके एक और गलती कर दी। यही हाल रहा तो जल्दी मरोगे। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई। बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी बातें तुम्हें बहादुरी नहीं लगी? तो और क्या है? मेरी बातें तुम्हें बहादुरी लग रही हैं? तो और क्या है? मैं तुम्हें अकल सिखा रहा था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। बकवास मत करो। इस वक्त तुम बुरी तरह फंसे हुए हो। किसी भी हालत में बच नहीं सकते, लेकिन बच भी सकते हो। बताऊं कैसे? देवराज चांद के होंठों पर सर्द मुस्कान उभरी। कैसे? मैं तुम्हें बचा सकता हूं। पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं तुम्हें शहर से बाहर निकाल दूंगा। मतलब कि फंसाया भी तुमने और बचाओगे भी तुम? हाँ, सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन खाली खाली नहीं। तो मुझे बचाने की कीमत लोगे? जरूरी है। क्या चाहिए? देवराज चांद के होंठ सिकुड़ गए। रोकड़ा नहीं चाहिए। माल नहीं चाहिए। बोलते रहो। तुम्हें सिर्फ एक गोली चलानी है। देवराज चांद के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। गोली? हाँ। कहाँ? किस पर? टायर पर। मामूली सा काम है। देवराज चांद मनी मन सतर्क हो उठा। मामूली सा काम है, तुम खुद ही कर लो। इस काम के लिए बहुत आदमी है तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं ये शुभ काम तुम करो। पुलिस के हाथों से बचना चाहते हो तो ये काम करना ही पड़ेगा। आवाज के साथ कड़वी हंसी भी कानों में पड़ी। देवराज चांद का चेहरा बता रहा था कि वो बहुत कुछ सोच रहा है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मेरी बात का जवाब दो। हाँ या ना? ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। सिर्फ एक गोली टायर पर ही चलाने का सवाल है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब बेहतर यही होगा कि सामने आकर बात करो। बात इसी तरह फोन पर ही होगी। मैं कहूंगा और तुम सुनोगे और फिर वही करोगे। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। बताओ। जो कह रहा हूं वो काम तुम्हें कल ही करना है। उसके बाद करने का कोई फायदा नहीं। आने वाली आवाज में एक गंभीरता आ गई थी। कल पहली तारीख है। एक बैंक के हेड ऑफिस से बैंक वैन नोटों से भरकर निकलती है और बैंक की कई शाखाओं में रुपया पहुंचाती है। 1 करोड़ के करीब उस वैन में दौलत होती है। सारा नक्शा तुम्हें समझा दिया जाएगा और उस नोटों से भरी वैन के टायर पर गोली मारकर तुमने कहाँ उसका पहिया भ्रष्ट करना है, यह तुम्हें बता दिया जाएगा। ये सब करना सुनना देवराज चांद को अजीब लगा। ये काम करना है मुझे? हाँ।
मतलब कि तुम बैंक वैन की दौलत लूटना चाहते हो? जाहिर है। तो जो मर्जी करो, मेरी इस काम में क्या जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे जो काम करने को कहा वो हद से ज्यादा बचकाना है? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हारी ये बात सुनकर लगने लगा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। जो मेरा दिमाग तुमसे कहीं ज्यादा ठीक है। दूसरी तरफ से कड़वी आवाज आई। अगर ठीक होता तो इस बेवकूफाना ढंग से मुझे गोली चलाने को ना कहते, और तुमसे ये काम करवाना जरूरी है। आने वाले स्वर ने उसके शब्द काटे। क्योंकि जब तुम ये काम करोगे तो सबूत के तौर पर तुम्हारी वीडियो फिल्म उतारी जा रही होगी। यानी कि बैंक वैन तो मेरे आदमी लूट लेंगे, लेकिन तुम भी बैंक वैन लूटने वालों में से हो। इसका सबूत उस वीडियो फिल्म में होगा। इससे फायदा बहुत होगा। मैं तुम्हें पूरी तरह कानून का अपराधी बनाकर आजाद करना चाहता हूं, सुरेंद्र पाल, ताकि भविष्य में तुम मुझे तलाश करके मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश न करो। कानून के भय से तुम कभी मेरे बारे में सोचो ना। तुम्हें बुरी तरह फंसा देने के लिए ही मेरे पास सबूत होंगे। वास्तव में तुम पागल हो। देवराज चांद के माथे पर बल पड़ गए। अगर तुम्हें मुझसे किसी तरह का डर है तो मुझे खत्म कर दो। मामला लंबा क्यों खींच रहे हो? मैं तो तुमसे मजे ले रहा हूं। तुम्हें मार दिया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ऐसे खेल खेलना मेरी पुरानी आदत है। बहुत मजा आता है ऐसे किसी को नचाने में। लेकिन देवराज चौहान के गले से नीचे नहीं उतर रही उसकी बात का कोई सिर पैर नजर नहीं आ रहा था। बेतुकी हरकतें करके वो मामले को खामखा बढ़ा रहा था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि वो अपने काम धाम छोड़कर उसके पीछे पड़ जाए। इसका मतलब उसकी इन हरकतों के पीछे असल बात कुछ और ही है। क्या है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। चुप क्यों हो गए? उसकी आवाज पुनः कानों में पड़ी। तुम्हारे पागलपन के बारे में सोच रहा था, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। तुम एक ऐसे इंसान को गोली चलाने को कह रहे हो जिसे निशाना लगाना भी नहीं आता, और देवराज चौहान के कानों में हंसने की आवाज पड़ी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैन पर गोली चलाने की तुम्हारी हरकत वीडियो कैमरे में कैद हो जाएगी। बाकी का काम मेरे आदमी संभाल लेंगे जो वैन के पीछे होंगे। इस तरह मैं तुम्हें बैंक वैन का लुटेरा साबित कर सकता हूँ। उसके बाद तुम्हें इस शहर से बाहर। और अगर मैं ये काम करने से इनकार कर दूं तो? देवराज चौहान का सर तीखा हो गया। तो फिर मुझे दो में से एक काम को अंजाम देना होगा। इस बार आवाज में गुर्राहट आ गई। बोलते रहो। मेरे आदमी आएंगे और तुम्हें गोलियों से भून देंगे, या फिर पुलिस को तुम्हारे बारे में खबर कर दूंगा। होटल में हुई डकैती और हत्या के सिलसिले में पुलिस को तुम्हारी तलाश है, जबकि ये काम किया तुमने है। पुलिस को तो ये बात नहीं मालूम। अब आने वाले स्वर में वहशी भाव आ गए थे। जो मैं कह रहा हूं वही करने में तुम्हारी भलाई है, वरना। बहुत कह लिया तुमने। अब मेरी भी सुनो। देवराज चांद की आवाज में भी सर्द भाव आ गए थे। तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा। तुम्हारा काम सिर्फ सुनना। मेरे पास कहने को जो है वो सुन लो, देवराज चांद ने पूर्णतः लहजे में कहा। क्या है? मुझे तुम्हारी बात मंजूर नहीं। क्या? तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो? आने वाली आवाज में तीव्रता आ गई थी। हाँ। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? स्वर में गुर्राहट आ गई। कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी सारी जिंदगी कानून के शिकंजे में गुजर जाएगी। तुम इस स्थिति में नहीं हो कि मेरी बात मानने से इनकार कर सको। अपनी स्थिति को मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। एकाएक दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आई।
किस बूते पर कह रहे हो ये सब? तुम्हारा हथियार खाली है। तुम्हारे पास जो रिवॉल्वर है उसकी गोलियां मेरे आदमियों ने निकाल ली थी। मुझे इनकार करके तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। तुम करोगे? देवराज चांद के कानों में गुर्राहट पड़ी। लगता है तुम अपनी जिंदगी से उकता चुके हो। ऐसा ही समझ लो। अच्छी बात है। अब देखो मैं क्या करता हूं। दरिंदगी भरी आवाज के साथ ही लाइन कट गई। देवराज चांद ने शांत भाव में रिसीवर रखा और सिगरेट सुलगा ली। आंखों में सोच के भाव नजर आ रहे थे। देवराज चांद को उसकी बात मानने पर ऐतराज नहीं था, लेकिन हालातों से स्पष्ट झलक रहा था कि वो कुछ भी करने को कह रहा है वो खामखा की बातें हैं। कि वो जो कुछ भी करने को कह रहा है वो खामखा की बातें हैं। इन सब बातों के पीछे असल मकसद कुछ और ही है, क्योंकि जरा जरा सी बात के लिए कोई अपना कीमती वक्त इस तरह खराब नहीं करता। देवराज चांद ने उसे स्पष्ट तौर पर इसलिए इनकार किया था कि वो उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करे और इस तरह मालूम हो कि असल में वो है कौन। यह भी तो हो सकता है कि वो उसके बारे में पुलिस को खबर कर दे। इस विचार के साथ ही देवराज चांद ने जेब से रिवॉल्वर निकाली। उसे देखा, बिल्कुल खाली थी। कश लेते हुए देवराज चांद ने रिवॉल्वर वापस जेब में डाल ली। अब इस बात की आशा कम थी कि वो उसके पीछे पुलिस लगा दे। फिर भी इस वक्त सावधानी की बहुत जरूरत थी।